नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष और समाज सेवी भैया हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मितान क्लब योजना बंद, पहले मांगा हिसाब, फिर खर्च पर लगाया बैन और अब जड़ दिया ताला। कई गर्भवती महिलाओं के अजन्मे बच्चों को बेचने व्हाट्सएप में मैसेज चला रहे थे दलाल। बच्चे का 5 लाख में सौदा, हॉस्पिटल की आया समेत आधा दर्जन फंसे, कई और सौदों के शक। पूनम पांडे के निधन की खबर, परिवार के फ़ोन बंद। क्या लगता है भैया, मितान क्लब योजना को पहले हिसाब मांगा गया, फिर खर्च पर रोक लगाई गई, अब ताला जड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले सरकार ने और मितान क्लब योजना के अंतर्गत जी और योजना चालू की थी जी, लेकिन कहीं भी धरातल में उस योजना का कोई सार्थक रूप दिखाई नहीं दिया और केवल अपने लोगों को, अपने जो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और इस पैसे का दुरुपयोग किया जाता था। वार्ड स्तर पे भी बनाई गई समिति और केवल कुछ लोगों के खाते में पैसा डालना और उसका दुरुपयोग था। और मितान क्लब अगर अच्छी योजना थी तो इनको प्रॉपर हिसाब देना था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व के सरकार और जिस प्रकार से पैसे का हर योजना में दुरुपयोग कर रही थी, उसी के अंतर्गत मितान क्लब योजना भी ऐसा था कि जिसमें छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग हो रहा था और हिसाब मांगने पे ये क्लियर हुआ कि दुरुपयोग हो रहा था और हमें राजस्व की आवश्यकता है और पैसे को सही चीज में लगा सकें। ये सरकार की सोच है जिसको देख के और मितान क्लब योजना को बंद की गई है। इसके जगह विभिन्न प्रकार की और युवाओं के विकास के लिए, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए योजना केंद्र सरकार भी चला रही है और राज्य सरकार भी शुरू कर रही है। राजीव, मितान क्लब जो योजना बनाई गई थी उसमें नहीं लगता कि कांग्रेस के ही कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था, वार्ड के स्तर पे भी? और जो 72,000 रुपये जो साल भर का या कुछ दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाया गया। खेल कूद में कितना आगे बढ़े उस पर भी एक वो हो जाए। वो आज 72,000 रुपये सालाना ये देते थे और दूसरा वार्ड स्तर पे ये अपनी समिति बनाए थे। और आप भी देखें कि पिछले 2 साल 3 साल से ये योजना चालू हुई, लगभग 3 साल, लेकिन 3 साल में कहीं भी खेल को बढ़ावा नहीं मिला। हमारे कोरबा क्षेत्र को ये अगर आप देख लें 67 वार्ड में, तो 67 वार्ड में कहीं भी खेल के प्रतिभाओं को उभारने में सहयोग नहीं मिला। कोई भी ऐसा नहीं हमारे पास उदाहरण आया कि मितान क्लब के द्वारा और खेलकूद कराए जाने के कारण कि कोई स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे गया हो। केवल पैसे का दुरुपयोग और बंदरबाट और केवल अपना वोट बैंक बढ़ाना और जो इनसे जुड़े हुए लोग थे और उनको पैसे उनके खाते में चले जाए, ये यानी व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की ये योजना थी। इसके पहले भी कोरबा में जब डीएमएफ की राशि की बात आई थी तो बताया गया कि कबड्डी मैट सप्लाई किया गया था विभिन्न सरपंचों के पास। सरपंचों को भी जानकारी नहीं थी कि कबड्डी मैट का क्या इस्तेमाल किया जाए, लेकिन राजीव मितान क्लब के द्वारा ये सब किया गया था। कबड्डी मैट केवल वो गोडाउन में उनके पड़े रहा और कबड्डी मैट भी ऐसा था कि यानी जिसका बाजार मूल्य 100 रुपये है और उसको 1000 रुपये में क्रय किया गया। डीएमएफ की राशि का पूरे 5 साल और पिछली सरकार दुरुपयोग करते आई है, जिसके कारण यहाँ पे ईडी का भी छापा पड़ा और विभिन्न प्रकार के छापे पड़े। तो सरकार के पैसे जाए तो जाए, लेकिन इनकी कमीशन आना चाहिए, इस उद्देश्य से। और वो कबड्डी मैट का था। कबड्डी मैट आज कहीं भी आप चले जाओ, गांव के सरपंच हो, कुछ भी हो, कबड्डी मैट का शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा आपको दिखेगा, राजधानी क्षेत्रों में दिखेगा, लेकिन गांव में वो बेचारे जानते ही नहीं कि वो कबड्डी मैट को लगा के कैसे खेलना है, कैसे उसको ज्वाइंट करना है। और उसमें वो कबड्डी का प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहे थे। जो भोले भाले लोग और कच्ची मिट्टी में खेलने वाले कबड्डी का, और उनको आप मैट दे दिए तो मैट को वो लगाना भी नहीं जाने और वो वैसे ही पड़ा रहा। बिल्कुल। कल डीएमएफ की बैठक हुई है, मंत्री लखनलाल देवांगन जी उसमें उपस्थित हुई। पहली बैठक है चुनाव के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद कल पहली बैठक हुई है। अब किस तरह से डीएमएफ की राशि का उपयोग हो कोरबा जिले के लिए? डीएमएफ हमारे कोरबा के लिए एक वरदान है, डीएमएफ राशि। और अगर उसका सही ढंग से उपयोग हो उमेश भाई, तो हम कोरबा को एक अच्छी सिटी, स्मार्ट सिटी स्वयं के राशि से बना सकते हैं। हमें आवश्यकता नहीं कि राज्य और केंद्र सरकार से पैसे की। यहाँ पे लगभग डीएमएफ से प्रति साल एवरेज 400 करोड़ के आसपास आता है। 400 करोड़ रुपए में आप कितनी अच्छी से अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन जो बंदरबाट हुआ पिछले 5 सालों में, उसके कारण और डीएमएफ की राशि का सही उपयोग नहीं हो पाया।
कल पहली बैठक थी, उसमें हमारे मंत्री माननीय लखन देवांगन जी और विधायक प्रेम पटेल जी, अन्य अधिकारीगण सदस्यगण उपस्थित थे और एक अच्छी योजना बनी है और सकारात्मक वहाँ पे बैठक में ये जानकारी प्रदान की गई कि पिछले बार जैसा हुआ है बंदरबाट वो नहीं होना चाहिए पहले, और तय होनी चाहिए कि राशि का उपयोगिता किस कामों को किया जाएगा, उसकी उपयोगिता क्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया 16 करोड़ रुपए का और वो खंडहर बना हुआ है। जिला जल के सामने एक बिल्डिंग बनाई गई है, ऐसी कई तमाम चीजें हैं, यानी ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, छात्रावास है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप सोचते हैं कि उपयोग किस रूप में किया जाए, तो आप पहले उसकी उपयोगिता तय करो, योजना बने और योजना के बाद फिर उसमें मद लगे। तो ये होना चाहिए ताकि पैसे का दुरुपयोग मत हो। अगर सही जगह पैसे का उपयोग होगा तो विकास दिखेगा, गलत जगह पैसे का उपयोग होगा तो विकास कहाँ से दिखेगा, केवल कमीशन खोरी होगी। बिल्कुल। कई गर्भवती महिलाओं के अजन्मे बच्चे को बेचने व्हाट्सएप मैसेज में चला रहे थे दलाल। बच्चे का 5 लाख में सौदा, हॉस्पिटल की आया समेत आधा दर्जन फंसे, कई और सौदे का शक, फर्जी गोदनामा तैयार करने पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे भी ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे मामले में भी दलाली करते हैं? ये बहुत ही मार्मिक मामला है भैया। यानी सोचिए कि इस प्रकार की दलाली, यानी इनको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो हॉस्पिटल से और बच्चे को बेचने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो भी संलिप्त हैं, चाहे आया है चाहे जो भी स्टाफ हैं, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से आप सोचिए कि अगर कोई माँ 9 महीने किसी बच्चे को कोख में रखती है और उसके बाद उस बच्चे का वहाँ के स्टाफ लोग, और इस प्रकार से हम तो पहले पिक्चरों में देखते थे इस प्रकार की घटना, लेकिन अभी यथार्थ में अगर इस प्रकार से दिख रहा है तो कितना दर्द और कितनी मार्मिक है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रकार के अपराधियों पे। बिल्कुल। 30 किलोमीटर लंबी कागेर नदी में 6 स्थानों पर मगरमच्छों का अड्डा, ज्ञानव्यापी विवाद, कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में हुई जुमे की नमाज, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, व्यास तहखाने में नहीं रुकेगी पूजा, सहस्त्र पहरे में नमाज, बंद रही दुकानें। क्या कहना चाहेंगे भैया, ज्ञानव्यापी विवाद जो चल रहा है, राम मंदिर हो चुका है, अब ज्ञानव्यापी विवाद जो चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे? काशी में और ये कोर्ट के निर्देश पे ही हो रहा है। पहले तो वहाँ पे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वहाँ पे और समिति का गठन किया गया जो वहाँ पे तहखाने से लेके और विभिन्न स्थानों पे और जांच किए, पूरा तात्विक टीम भी उसमें लगी और जो भी टीम बनाई गई कोर्ट की वो सब वहाँ पे गए और देखे कि किस प्रकार से वहाँ पे साक्ष्य मिला। वहाँ पे साक्ष्य में आपको दीवारों पे, तहखाने की दीवारों पे वहाँ पे भगवान के चित्र दिखे, वहाँ पे तहखाने में आपको स्वास्तिक के चित्र दिखे, त्रिशूल का चित्र दिखा, वहाँ पे खंडित मूर्तियाँ वहाँ पे और दबी हुई मिली। तो ये जो साक्ष्य और प्रमाण मिला तो इसको देख के और कोर्ट का ये आदेश है कि बिल्कुल जिनका अधिकार है, पूजा पद्धति हिंदुओं का धर्म है, अधिकार है और उनको पूजा करने का अधिकार है, और उन्होंने आदेश दिया कि जिला और तय करे कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पे कैसे पूजा प्रारंभ होनी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि वहाँ के जिले के अधिकारियों को कि उन्होंने जल्दी से जल्दी, और 24 घंटे ही नहीं 4 घंटे 8 घंटे में ही पूजा की पूरी व्यवस्था कर दी। और जो बरसों से तरस रहे थे कि वहाँ पे पूजा अर्चना होनी चाहिए थी, वो पूजा अर्चना चालू हो गई, भक्तगण वहाँ पे जाने चालू हो गए और एक शांति का वातावरण बना हुआ है। किसी प्रकार के इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोर्ट ने प्रमाण के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे और ये डिसीजन दिया है जो सबको दिखता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को कहा हाई कोर्ट जाओ, ईडी को मिली 5 दिन की रिमांड, चंपई सोरेन ने ली शपथ, 5 को शक्ति प्रशिक्षण। आईटी छापे के तीसरे दिन 2.5 करोड़ रुपए कैश, 2.5 करोड़ का सोना सीज। क्या कहना चाहेंगे भैया, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ छापा पड़ा है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी कार्रवाई हो रही है, कांग्रेसी कह रहे हैं। अमरजीत भगत जो पूर्व में खाद्य मंत्री थे और इनकी कई घटनाएं सामने आई भ्रष्टाचार की, अधिकारियों से बदतमीजी की भी कई घटनाएं सामने आई और इनका गुटबाजी भी सामने आया। ये तो खैर इनका पर्सनल मामला है, लेकिन जो 2.5 करोड़ रुपए कैश, ये तो अभी उठ के मुंह में जीरा। अगर अभी अच्छे से पूरी जांच होगी, पूरी अच्छे से जांच होगी, जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इन्होंने सैकड़ों लोगों के नाम पे और बेनामी संपत्ति भी ले रखी है, तो इस प्रकार के जो शासन के पैसे का दुरुपयोग किए हैं, 2.5 करोड़ रुपए कैश और 2.5 करोड़ रुपए का सोना, ये 5 करोड़ रुपए पकड़ में आया है 1% और लगभग इससे 100 गुना ज्यादा इनके पास
और भ्रष्टाचार की कमाई होगी। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। साओ बिलासपुर शर्मा को दुर्ग का प्रभार, ओपी को सीएम के गृह जिले का जिम्मा, कोरबा मिला है भैया अरुण साव जी को। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विकास होगा? प्रभारी क्षेत्र मिल चुका है अब भाजपा मंत्रियों को, क्या कहना चाहेंगे? माननीय अरुण साव जी और नगरीय निकाय मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पीएचई मंत्री, विधि विधायी मंत्री, और हमारे कोरबा जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि कोरबा के प्रभारी मंत्री वो बने हैं। प्रभारी मंत्री बनने के बाद और कोरबा का चहुमुखी विकास होगा निश्चित ही, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिनमें और तनिक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, सोच विचार और बाकी योजना में वो बहुत पारंगत हैं। बिल्कुल। अभी उनके आने के बाद निगम में जिस तरह से कसावट हुई है, निगम की कसावट आप देख सकते हैं। निगम में तो मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते, और उन्होंने ये बैठक ली, विभागीय बैठक नगरीय निकाय की, और उन्होंने निर्देश दिया सारे अधिकारियों को कि कमीशनखोरी बंद होनी चाहिए और कामों में गुणवत्ता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के अगर ईमानदार, स्वच्छ छवि के व्यक्ति और जो योजनाकार हैं अगर हमारे जिले के प्रभार में हैं तो हमारे जिले का निश्चित ही विकास होगा। और आने वाले 5 साल में आप देखिएगा कोरबा कहां से कहां पहुंचेगा। हमारे कोरबा के लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। कांग्रेस सांसद की अलग देश वाली टिप्पणी पर जमकर हुआ हंगामा, नहीं मान रहे सिद्धू, कांग्रेस में बैठकों से भी बनाई दूरी। क्या कहना चाहेंगे भैया, कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पर आते जा रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से मान मनोबल और ये सब चल रहा है काफ़ी नुकसान होगा? कांग्रेस तो विलुप्त होते जा रही है और आज आप देखेंगे तो इन्होंने, इनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। नीतीश कुमार उससे अलग हो चुके हैं और ममता बनर्जी पल्ला झाड़ चुकी है। इसी प्रकार से सभी लोग और इंडिया गठबंधन से किनारे कर लिए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहना यानी हार सुनिश्चित है। और इनके अंदरूनी में भी अलग अलग विचार के लोग हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय लेवल है, राष्ट्रीय समिति है, उसमें भी सब लोग अलग अलग विचार दे रहे हैं, अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो कांग्रेस का विलुप्त होना निश्चित ही तय है। और कांग्रेस ने, जनता इनको परिणाम दे रही है, क्योंकि जनता देख चुकी है कि इनके राज्य में 70 साल में और क्षेत्र का क्या विकास हुआ, नहीं हुआ। और वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से कितना विकास हुआ और देश का मान सम्मान बढ़ा है। तो इस प्रकार से देख के अब जनता कांग्रेस से पल्ला झाड़ चुकी है। जी बिल्कुल। कल लोकसभा सीटों पर होगा मंथन, हर सीट पर तय होंगे 2-3 नाम। संगठन ने बनाया पैनल, जातिगत समीकरण में फंसी 2 सीटें, नए पर नए चेहरे उतारने की है तैयारी। क्या लगता है जिस तरह से तैयारी चल रही है लोकसभा की, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव कैसा होगा? 11 में कितनी सीटें आएंगी भाजपा को? कांग्रेस की झोली में कितना जाएगा? 11 की 11 सीटें उमेश भाई, मैं नहीं, ये जनता बोलती है कि 11 की 11 सीटें भाजपा की झोली में जाएगी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सब जनता स्वीकार कर रही है। अभी बीच में एक सर्वे भी आया, उस सर्वे में भी और लगभग छत्तीसगढ़ में 90% से अधिक लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनना है। आज कोरबा समेत पूरे 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाती है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो स्वच्छ छवि का रहे, बेदाग रहे। प्रेमचंद पटेल जी का नाम कहीं नहीं था, अचानक से उनको पता चला, अचानक से प्रेमचंद पटेल जी का नाम आया और वो विधायक बने और जीत के आए। और अभी क्षेत्र में सघन दौर और सघन तीव्रता से काम कर रहे हैं इस प्रकार। बिल्कुल। नींद में खनिज विभाग, हाई कोर्ट की सख्ती के बाद भी अवैध खनन पर रोक नहीं, माफिया के आगे झुका सिस्टम। इधर मस्तूरी की घटना, हाईवा के 4 साल के मासूम को कुचला, 1.5 घंटे हाईवे जाम। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो खनिज विभाग जिस तरह से मौन है और रेत तस्कर जो है वो काफ़ी हावी हो चुके हैं, 4 साल के मासूम को कुचलकर उसकी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे कोरबा के संबंध में या पूरे छत्तीसगढ़ के संबंध में? पूरे छत्तीसगढ़ का देख लो, कोरबा का देख लो उमेश भाई। और अवैध रेत उत्खनन बंद होना चाहिए। अभी संभवतः जल्दी रॉयल्टी चालू हो जाएगी, उसके पश्चात ये अवैध रेत उत्खनन बंद होगा। और अगर अवैध हो रहा है तो इसमें खनिज विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, खनिज विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, गाड़ियों की जब्ती होनी चाहिए। और इस प्रकार से क्या होता है, कोई आदमी किसी चीज़ को अवैध करके और भाग रहा है तो उसकी गति, तीव्रता, चलाने की स्थिति भी अलग रहती है। और ये उसी का परिणाम है कि हाईवा की चपेट में 4 साल का बच्चा अगर आ जा रहा है
तो इसके लिए दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। खनिज विभाग और अति शीघ्र इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई करें। बिल्कुल, 8 को रायगढ़ पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 दिन आराम के बाद फिर होगी शुरू। यात्रा में अल्पसंख्यक विभाग की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। क्या कहना चाहेंगे भैया? रायगढ़ कोरबा से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा होकर गुजरेगी। क्या कहना चाहेंगे? कोरबा भी आ रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा निकाली गई है, कितना असर होगा? राहुल गांधी की यात्रा जी दोबारा आ रही है। एक बार विधानसभा चुनाव के पहले जब इनकी यात्रा आई थी तो आपको मैं बताया था कि प्रचंड मतों से तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई थी। इस बार पुनः राहुल गांधी यात्रा चालू कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार निश्चित ही और राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इनकी यात्रा होती है, जिस प्रकार से ये अनर्गल बातें करते हैं जनता को, और ये भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के लिए और ये मजबूर करते हैं, तो इनकी यात्रा से किसी भी प्रकार का कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है, भाजपा को लाभ होगा। और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इनके में विवाद तय होता है, आपस में विवाद होंगे और जो आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो दूर हो जाते हैं इनसे। बिल्कुल, अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के समय साडा को 300 एकड़ से अधिक जमीन का हुआ आवंटन। प्रक्रिया पूरी हुई, करने के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं। निगम ने कहा हमारे पास राशि जमा करने की रसीद मौजूद। 45 साल पहले निगम को दी गई थी जमीन। राजस्व विभाग बोला भू भाटक जमा ही नहीं। गर्मी बढ़ी, 24 घंटे के बाद फिर 3 डिग्री घटेगा तापमान। क्या कहना चाहेंगे भैया? 45 साल बाद यह मामला सामने आया कि भू भाटक जमा नहीं किया गया है। इसमें राजस्व विभाग के द्वारा और नगर निगम को जमीन दी गई, लेकिन अगर भू भाटक जमा नहीं हुआ है तो भू भाटक जमा होना चाहिए और ये इनका विभागीय मामला है। इसमें जो परेशानी हो रही है कई मामलों में, जैसे अभी जो लीज होल्ड यानी जो फ्री होल्ड वाला जो अभी आया है योजना, उसमें कई लोगों को इसमें फंसना पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वो फ्री होल्ड के लिए आवेदन दे दिए हैं, पैसा दे दिए हैं, लेकिन अब उन्हें ऑफिस और विभागों का चक्कर काटना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह से नगर निगम के पास जमीन की एनओसी नहीं है, कई जगह भू भाटक नहीं पटा है, जिसके कारण वो एनओसी अटकी हुई है। तो इसके कारण फ्री होल्ड होने के बाद भी और वहाँ पे जो निवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था शासन को निकालनी चाहिए। सिंचाई विभाग की एक जमीन है जो 1962 में दर्री बराज के समीप उन्होंने 20 एकड़ रखा हुआ था। लगभग 2 सालों से उस पर राखड़ पाटकर उसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कब्जा का खेल पूरे 5 साल चला है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जगह जगह लो लाइन एरिया में राखड़ डालना है, ये एनजीटी का नियम है, और उसे सॉइल कवर करके कंपैक्ट करके और वहाँ पे प्लांटेशन करना है, ये नियम है। लेकिन इस नियमों को दरकिनार करके और उन्होंने जहाँ भी देखा लो लाइन एरिया और वहाँ पे राखड़ पाट के और मिट्टी डाल के और उसे बेजा कब्जा करने का काम चल रहा है। चाहे बराज के पास हो, चाहे राताखार का क्षेत्र हो, चाहे विभिन्न प्रकार की जगह है। कांग्रेस के राज में और सरकार के संरक्षण में, प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में कोरबई नगर में विभिन्न जगह बेजा कब्जा हुए हैं। तो बेजा कब्जा को रोकना चाहिए। ये जरूरी है कि जमीनों का संरक्षण हो और उसे सामुदायिक विकास के लिए उपयोग किया जाए। पर्यावरण विभाग भी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मौन बैठा हुआ था? उनको तो मालूम ही नहीं होता था कि हमारे यहाँ से एनओसी जारी हुई है कि नहीं। जहाँ वो लोग पाते थे वहाँ राखड़ डाल दिया करते थे। पर्यावरण विभाग को केवल कागज से मतलब नहीं होता था, उन्हें पैसे के कागज से मतलब था। और कुल मिला के इसमें जब मुखिया अगर भ्रष्ट हो तो नीचे वाले होंगे। तो मुखिया जब रायपुर में बैठे, मंत्रीगण इसमें भ्रष्ट हैं, स्थानीय मंत्री भ्रष्ट हैं, तो जिसके फायदा और यहाँ के अधिकारी लोग उठा रहे हैं पैसे लेके और कहीं भी राखड़ डाल रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य से उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। बिल्कुल, गर्मी बढ़ी, 24 घंटे के बाद फिर 3 डिग्री घटेगा तापमान। घर के सामने से ट्रैक्टर पार, रैकी करने वाला ही निकला आरोपी। चुनाव भले ही हार गए पर वोट कम नहीं हुए पायलट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 को पहुंचेगी कोरबा। प्रदेश कांग्रेस समिति सचिन ने तैयारी पर की चर्चा। क्या कहना चाहेंगे भैया? कोरबा आए थे सचिन पायलट जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। 12 तारीख को कोरबा पहुंचेंगे राहुल गांधी। तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस, आप लोगों की कैसी तैयारी है? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस की ये कार्यक्रम है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम को करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि इस यात्रा से कोरबा का क्या विकास होगा। इनके सामने तो बल्कि राहुल गांधी के सामने ये विषय रखना चाहिए कि 5 साल
कि कांग्रेस की यहाँ सरकार रही, यहाँ कांग्रेस के सांसद रहे और नगर निगम में कांग्रेस के मेयर हैं, तो 5 साल में कोरबा का क्या विकास हुआ और ये विधानसभा चुनाव में क्यों हारे, ये सब चीज़ों का इनको मंथन होना चाहिए। आज कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर ये कार्यशैली को सुधारें, क्योंकि कार्यशैली को सुधारेंगे, अच्छा अगर ये क्षेत्र के प्रति और संवेदना रखेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाएंगे, तो हो सकता है कांग्रेस का भी लाभ हो और क्षेत्र का भी लाभ हो। लेकिन इस प्रकार से केवल सचिन पायलट जी आए और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली और 12 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनके सामने कोरबा के नेता या सचिन पायलट जी अपने और नंबर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे भीड़ भाड़ और झंडे और तामझाम करके ही निकल गए, तो कोरबा को ना तो इससे लाभ होगा, ना कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ होगा। सच्चाई उनके सामने आनी चाहिए, इनको समीक्षा करनी चाहिए कांग्रेस को कि इन्होंने 5 साल में कोरबा को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस कोरबा को, और ये मुख्य धारा में जोड़ सकते थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नगरों में कोरबा आता है, रायपुर बिलासपुर के बाद कोरबा का स्थान था। आज हम बोलते हैं कि राजधानी और न्यायधानी और ऊर्जाधानी, लेकिन ऊर्जाधानी जो तीसरे स्थान में थी, वो ऊर्जाधानी वो 10वें स्थान पे पहुंच गई है। इन्होंने टापू बना दिया है, प्रदूषण का यहाँ पे अंबार चल रहा है, एक्सीडेंट का अंबार चल रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं हम, और यहाँ से राजस्व इतना अधिक जा रहा है उसके बाद भी। तो ये सब चीज़ों पे इनको समीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जमीन विवाद के चक्कर में नहीं हुआ, टीपी नगर भी फंसा, क्या कहना चाहेंगे भी? जमीन विवाद की वजह से या कोई भी कारण रहा होगा, टीपी नगर का पेच फंस गया है, अब कब क्लियर होगा? टीपी नगर वहाँ पर बसेगा या जहाँ पर है वहीं पर रहेगा? टीपी नगर का और निश्चित ही क्लियर होगा जी नगर निगम में, और सरकार, मैं समझता हूँ कि दिसंबर में नगर निगम में भी सरकार का परिवर्तन होगा जी। और नगर निगम में सरकार का परिवर्तन होने के बाद नगर निगम की नई सरकार और राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार इस विषय पे चिंतन करेगी। और ये तो कब का बन जाता है टीपी नगर, लेकिन जो व्यक्तिगत लाभ के कारण बड़े नेता इसको उलझा के रखे कि यहाँ पे टीपी नगर बनना है और किसी ने कहा कि यहाँ पे टीपी नगर बनना है, ये आपसी इनके अधिकारियों के बीच की लड़ाई और मंत्रियों के बीच की लड़ाई जो पिछले बार रही, उसके कारण ये विवाद उलझा ज़्यादा। और स्थानीय नेता जहाँ पे टीपी नगर बनाना चाह रहे थे, वहाँ पे स्वयं और अपने करीबियों की सैकड़ों एकड़ ज़मीन को खरीद लिए। वो स्थान उपयोगी है कि नहीं है, कहाँ पे टीपी नगर बनेगा, ये शासन और प्रशासन को बैठ के तय करने चाहिए और व्यक्तिगत लाभ को इससे दूर रखना चाहिए। तभी कोरबा का विकास होगा और टीपी नगर अप्रोच में रहे, कोरबा वालों के लिए आसान रहे, व्यापारियों को लाभ मिले और आवागमन को भी देखना चाहिए, ट्रांसपोर्टरों को भी देखना चाहिए, वहाँ पे स्थानीय दुकान भी लगे। तो ये सब चीज़ की योजना के तहत ट्रांसपोर्ट नगर का स्थानांतरण होना चाहिए। बिल्कुल। छुरीकला नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 1 साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव, नोटिस नगर पंचायत अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका, कहा नियम के प्रावधान नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई? छुरी कला में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 1 साल पहले दूसरी बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। कोरबा नगर निगम में भी आप लोगों की तैयारी है, कैसी है तैयारी, क्या होगी स्थिति? छुरी कला नगर पालिका में और 1 साल के अंदर 2 बार प्रस्ताव का विषय, और ये भ्रमित करने वाला है। कांग्रेस की सरकार थी जब पहले प्रस्ताव लाया गया, तो कांग्रेस की सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से वहाँ कुछ पार्षदों को और निष्कासित कर दिया, इस प्रकार का विषय आया, जिसके कारण और वहाँ पे संख्या कम हो गई और उनका प्रस्ताव को इन्होंने पेंडिंग में डाल दिया। उसके बाद दोबारा जब इन्होंने पत्र दिया तो उस पत्र का बहाना बना के 1 साल में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रकार का इनका कहना है। जबकि पहले बार जो पत्र दिया गया उसमें ना तो सदन लगी और ना ही किसी प्रकार का वहाँ पे वोटिंग हुई। तो इनका ये आरोप तो गलत है। पहला, कोरबा नगर निगम में भी और हमारे द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए लगभग 4 महीना पहले ही प्रस्ताव दे दिया गया है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने उस प्रस्ताव को रोक के रखा, कलेक्टर महोदय पे दबाव रहा और अब पुनः हमारे द्वारा स्मरण पत्र दिया गया है। निश्चित ही जल्दी कलेक्टर साहब सभा बुलाएंगे और
यहाँ अविश्वास प्रस्ताव में हमारे 29 पार्षद के साथ हमें 16 की आवश्यकता है। 17-18 लोग ऐसे हमारे समर्थन में हैं कि जो रुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से, उनके स्वयं के वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है, अवरुद्ध विकास कार्य, भ्रष्टाचार से वो खुद परेशान हैं। उन्हें दोबारा जाना है, चाहे कांग्रेस के पार्षद हों, उन्हें दोबारा क्षेत्र में अगर जाना है तो वो किस मुँह से जाएंगे। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसे निष्क्रिय और असंवेदनशील महापौर को अपने पद से हट जाना चाहिए। इनका जाति वाला प्रमाण पत्र भी चल रहा है, झूठा जाति प्रमाण पत्र। जिला जांच समिति जांच कर रही है और राज्य को भेजेगी, वहां से भी निर्णय जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल, वन मार्ग में होगी वाहनों की आवाजाही। पतकर की प्रक्रिया अटकी। पहली रेत खदान खुली पर अभी तक परिवहन को नहीं मिली अनुमति। पतकर के लिए लगेगा प्रति ट्रैक्टर इतना शुल्क। क्या कहना चाहेंगे भी? कोरबा में पहली रेत खदान चुहिया में खोली गई पर अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 3,000-3,500 रुपये प्रति ट्रैक्टर में अवैध रेट बेची जा रही है। क्या होगी स्थिति, क्या करेंगे इस विषय पर? इसमें खनिज विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। जो रॉयल्टी की राशि है, उस रॉयल्टी के राशि के ऊपर किसी से अगर वसूल किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक खदान अभी खुली है, एक खदान खुलने के कारण हो सकता है लोड ज़्यादा हो सकता है वहाँ से आवागमन की असुविधा हो। अभी अन्य खदान खुलता है, उसके पश्चात निश्चित ही और रेत सस्ती मिलेगी। जिस बालू को हम पिछले 5 साल में और 3,000-4,000 रुपये ट्रैक्टर खरीदे हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में और यहाँ पे बालू के रेट पे कंट्रोल आ जाएगा। बिल्कुल, हॉस्पिटल और माइनिंग कॉलेज खोलने की फिर से उठी मांग। आपने मांग की है विष्णुदेव साई जी से कि हॉस्पिटल और माइनिंग कॉलेज खोला जाए। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्या होगा? आज हमने मांग की है कि SCCL के CSR फंड से और कोरबा में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलना चाहिए। आज से लगभग 20-25 साल पहले अपोलो हॉस्पिटल खोला गया बिलासपुर में, SCCL के CSR फंड से खोला गया। बालको के CSR मत से रायपुर बालको के CSR फंड से और रायपुर में वेदांता कॉलेज खोला गया। आप ये देखिए कि यहाँ पे लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काम यहाँ पे हो रहा है और उसका लाभ आप अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं। ये कहाँ कोरबा के साथ इंसाफ है? यहाँ पे आपकी गेवरा माइंस है, यहाँ कुसमुंडा माइंस है, मानिकपुर माइंस है, विभिन्न प्रकार की माइंस यहाँ कोरबा में है। एशिया की सबसे बड़ी माइंस यहाँ है। यहाँ के लोग कोयला उत्खनन से परेशान हैं, यहाँ के लोग धूल खा रहे हैं, यहाँ के लोग एक्सीडेंट की चपेट में आ रहे हैं, राखड़ यहाँ के लोग खा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की आप चिंता ना करके अन्य क्षेत्रों में खोल रहे हैं। तो SCCL के CSR मत से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोरबा में खुलना चाहिए ताकि किसी को आकस्मिक होने के समय रायपुर या बिलासपुर दौड़ के भागना ना पड़े, लोगों को अपनी जान ना गंवाना पड़े। इसकी चिंता करते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि कोरबा में एक व्यवस्थित कॉलेज होना चाहिए और इसके साथ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। बिल्कुल, अपने सपनों का घर पाने के लिए निगम में करें आवेदन। 3.25 लाख रुपए में मिलेगा घर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे भैया? कोसा सुभाष चौक के पीछे में एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया गया है। वो हॉस्टल सिर्फ बना हुआ है, 1.5 साल से खाली पड़ा हुआ है। वहाँ करोड़ों रुपए फूंक दिए गए DMF की राशि के। ये दादर खुर्द में की घटना है और 2750 करीब वहाँ पे मकान बने हुए हैं 1 BHK के। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास की योजना ऐसी है कि अगर आपके पास स्वयं का पट्टा है या स्वयं की रजिस्ट्री जमीन है तो उक्त स्थान पे और आपको प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 2 कमरे के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विष्णुदेव साई जी के सामूहिक योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी 18 लाख और प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत किए हैं। यानी अपने निवास में जाने से पहले उन्होंने ये 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। ये हमारे लिए गर्व की बात है और उन्होंने जो बोला उसको किया उन्होंने। महतारी वंदन योजना भी, महतारी वंदन योजना भी की है। अब इसमें क्या है, ये जो योजना है दादर खुर्द की, यहाँ पे मकान बना दिया गया। यहाँ पे कुछ एरिया है जो मेरी जानकारी में है कि रूमगढ़ा है, चाहे मैगजीन भाटा है, कुछ एरिया के लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करना था और वो एरिया पूर्व की सरकार खाली कराना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पे संभव नहीं कि वहाँ के भोले भाले लोग अपनी जगह को छोड़ के जा सकें। तो अब ये मकान बन के तैयार हो गया। तो इसके लिए नई योजना ये लाई गई कि जो किराए के मकान में रहते हैं और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, यहाँ रहते उनको 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 2011 की सर्वे सूची में उनका नाम है, तो ऐसे लोग पात्र होंगे और वो उस
मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। और लगभग 3,25,000 रुपये, वो भी किस्त में, 5-6 किस्त में उन्हें मकान मिल जाएगा। तो स्वयं का एक उनका आशियाना तैयार हो जाएगा। तो इस योजना को मूर्त रूप देना चाहिए, जो पिछले 4-5 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। हमारी सरकार आते ही और इस दिशा में सोचा गया, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है। लेकिन इसमें स्वच्छता से और बगैर किसी भेदभाव के और भ्रष्टाचार के ये लोगों को मकान मिलना चाहिए। सुभाष चौक के पीछे में एक महिलाओं के लिए भी एक हॉस्टल बनाया गया है, जिसमें कहा गया कि कामकाजी महिलाएं वहां पर कम दर पर वहां किराए के तौर पर रह सकती है। वहां फर्नीचर बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, लेकिन आज तक एक भी महिला वहां पर रहने को नहीं आई। ये योजना आप योजना बना दिए, आप उसमें भवन का निर्माण कर दिए और भ्रष्टाचार में आप अपना कमीशन ले लिए। उसके बाद आदमी उधर झांकता भी नहीं है, अधिकारी उधर झांक नहीं रहे हैं, महापौर जी उधर देख नहीं रहे हैं। इसके कारण इस प्रकार की और योजनाएं खराब होती हैं। आप उस योजना को अंतिम चरण तक आप ध्यान दीजिए और लोगों तक अवेयर पहुंचाइए, और उस योजना में जो आपकी कंडीशन है उसके तहत वहां पे महिलाओं में जागरण लाएं। लेकिन ये सब चीज़ें बंद है। बिल्कुल। डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए श्रम एवं उद्योग मंत्री विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव को जल्द आगे बढ़ाए अधिकारी लखनलाल देवांगन। क्या कहना चाहेंगे भी, जिस तरह से बीते 5 वर्षों में डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हुआ है, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? इस विषय पे तो अपन चर्चा कर चुके हैं। इस पे कार्रवाई निश्चित होगी। और यानी हमारे यहाँ पिछले बार कलेक्ट्रेट में कोई एजेंसी आके छापा मार रही है, यानी ये घटना पूरे देश में और पूरे इतिहास में, यानी ये अलग प्रकार की घटना होगी कि जो कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभाग हैं और विभिन्न विभाग जो दूसरे यहाँ जांच करते हैं, उन्हीं के यहाँ और ईडी का छापा और बाकी वहाँ पे ताला लगा के सील करके और जांच की गई। तो ये सब डीएमएफ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, बंदरबाट हुआ है, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। और अभी नई बैठक में अभी तक रोक लगा दिया गया था कि डीएमएफ राशि का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कल की बैठक के बाद डीएमएफ की राशि का उपयोग होगा। अब चालू हो गया है डीएमएफ की योजनाएं बननी, और इसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि माननीय मंत्री जी लखनलाल देवांगन जी और प्रेम पटेल जी कि कहीं भी और कमीशन खोरी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। योजना पहले तय हो और उसके बाद उसमें राशि तय हो और उसके बाद मूर्त रूप देके उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। ईडी ने जिस तरह से कोयला और शराब के मामले में एफआईआर दर्ज किया है, अब क्या लगता है डीएमएफ के मामले में भी इस तरह से अब मजबूती के साथ फिर से कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्योंकि आप देख चुके हैं कि यहाँ की उस समय की जो तत्कालिक कलेक्टर महोदया थी रेणु जी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो जो भी अगर दोषी है जांच के उपरांत उसके ऊपर एफआईआर होगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।